जय हिंद। हम लोग क्लास 9th की ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं। जियोग्राफी, ठीक है। हम लोग क्लास 9th की ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग इससे पहले वाले वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आज हम लोग देखेंगे दूसरा अध्याय, ठीक है। दूसरा अध्याय क्या है? इसमें भारत का भौतिक स्वरूप, भारत की भौतिक स्वरूप, भारत की भौतिक स्वरूप क्या है, इसके विषय में हम लोग आज विस्तार से जानेंगे एक कहानी के माध्यम से, ठीक है। शुरू करते हैं हम। देखिए, यहाँ कह रहा है कि जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत क्या है, विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक क्या है, विशाल देश है। क्या है? एक स्थलाकृतियों वाला विशाल देश है। विभिन्न स्थलाकृतियाँ हैं यहाँ, ठीक है। आप किस प्रकार के क्षेत्र में या भूभाग में रहते हैं, ठीक है, इसका भली भांति आप परिचय होंगे, ठीक है। आप पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र में रहते हैं, या मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, कि पठारों वाला क्षेत्र में रहते हैं, कि द्वीप समूह वाला क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है। एक क्या है, एक स्थलाकृतियों के बारे में है। जैसे यहाँ दिखा रहा है कि भू आकृति, ठीक है, भू आकृतियाँ पाई जाती है। हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती है। जैसे कि पर्वत हो गया, मैदान, मरुस्थल, पठार, द्वीप समूह, ठीक है, द्वीप समूह हो गया। उसके बाद कह रहा है कि भारत की जो भूमि है बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भारत की जो भूमि है बहुत क्या है, विभिन्नताओं को दर्शाती है। हर तरह की भूमि मिल जाएगी आपको यहाँ। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का क्या है, प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे क्या किया है कि गलत साबित कर दिया है। क्या कर दिया? गलत साबित कर दिया। हिमालय एवं उत्तरी मैदान, यहाँ देखिए, हिमालय और उत्तरी मैदान, हिमालय और उत्तरी मैदान में बनी स्थलाकृतियाँ जो है, ठीक है, भूगर्भ यानी वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिरता भाग है। स्थिर नहीं है, अस्थिरता भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृतियों को दर्शाती है। किसे दर्शाती है? एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, ठीक है। जिसमें ऊंचे शिखर भी आपको देखने की मिल जाएगी, गहरी घाटियाँ मिल जाएगी, तेज बहने वाली नदियाँ मिल जाएगी आपको, ठीक है। ये सब एक युवा क्या है, स्थलाकृतियों को दर्शाती है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, ये क्या है, हिमालय का एक बता रहा है, हिमालय का, ये हिमालय का एक पट्टी है, ठीक है। इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। यहाँ देखिए, कह रहा है कि उत्तरी मैदान जो है, उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बना है। किससे बना है? जलोढ़ निक्षेपों से बना है। निक्षेप का मतलब काट छाट कर बना है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बनी है। कम ऊंची पहाड़ियाँ एवं चौड़ी घाटियाँ से बना है, ठीक है। ये तमाम ये चीज़ एक क्या है, एक परिभाषा बता रहा है आपका कि किस तरह से भारत की आकृतियाँ ढाली गई है, ठीक है। हम एक एक करके यहाँ सिद्ध करेंगे। देखिए, कह रहा है कि मुख्य भौगोलिक वितरण, मुख्य भौगोलिक वितरण यानी इसका क्या क्या वितरण है, ठीक है, कितने प्रकारों में बटा हुआ है, ठीक है। ये देखना है कि भारत की जो भौगोलिक आकृतियाँ को निम्नलिखित में क्या है, वर्गों में विभाजित यानी बहुत सारे चीज़ों में बांट दिया गया है। पहला आपका दिखा रहा है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा है उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह। हम एक एक चीज़ को समझेंगे। सबसे पहले आ रहा है कि हिमालय पर्वत। देखिए, हिमालय पर्वत, यह है हिमालय पर्वत, भारत की उत्तरी सीमा पर, ठीक है। भारत की जैसे इस तरह की भारत है, ठीक है, तो इस वाले सीमा पे, ठीक है, ऊपरी वाले सीमा पे, ठीक है। विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से क्या है, वलित पर्वत श्रृंखला में है। किसमें? वलित पर्वत श्रृंखला में, ये वाला भाग को वलित पर्वत श्रृंखला में है, ठीक है। उसके बाद है कि ये पर्वत श्रृंखला जो है
पश्चिम से लेकर पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। कहाँ तक फैली है? पश्चिम से लेकर, जैसे ये वाला एरिया जो दिखाए हैं हम आपको, ठीक है, ये वाला एरिया, तो पश्चिम से लेकर, ठीक है, पश्चिम से ये वाला जो एरिया दिखाए हैं हम आपको, ठीक है, पश्चिम से लेकर पूरब तक क्या है? एक विस्तृत है, यानी एक फैला हुआ है, ठीक है। यहाँ एक नदी आता है सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका विस्तार है, ठीक है, इसका विस्तार है। आप समझ गए? देखिए यहाँ पे एक मैप बता रहे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, देखिए इसमें खोजिए, सिंधु नदी यहाँ पे है, ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पे है, ठीक, यहाँ पे। तो ये एक फैला हुआ है, यानी इधर वाला एरिया पश्चिम कहलाता है, इधर वाला एरिया पूरब कहलाता है। तो पश्चिम से पूरब के बीच में जो है, ठीक है, वो क्या है? एक पर्वत है, ठीक है, हिमालय है पूरा तरह से, ठीक, हिमालय है। देखिए यहाँ देखिए, देखिए देखिए, तो यह पर्वत श्रृंखला पश्चिम पूर्व दिशा में क्या है? सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। हिमालय जो है विश्व की सबसे क्या है? ऊंची पर्वत श्रेणी है। और ये क्या है? एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है, यानी इसका असमान रूप है, ठीक है, हर प्रकार से बटा हुआ है इसमें भी, ठीक है। यह है 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं, यानी इस तरह से फैला हुआ है, ठीक है, इस तरह से में फैला हुआ अर्धवृत्त, अर्धवृत्त यानी आधा वृत्त के रूप में फैला हुआ है। इसका पूरा किलोमीटर में अगर देखा जाए, इसका लंबाई देखा जाए तो 2400 किलोमीटर तक ले ये फैला हुआ है, ठीक है, कितना? 2400 किलोमीटर तक ले। उसके बाद है कि इसकी चौड़ाई जो है, चौड़ाई हर जगह बटी हुई है, ठीक है, चौड़ाई क्या है? हर जगह बटी हुई है हिमालय की। तो कश्मीर में इसका चौड़ाई हो जाता है 400 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश में इसका हो जाता है 150 किलोमीटर। पश्चिम भाग को अपेक्षा पूर्वी भाग में क्या है कि ऊंचाई अधिक है, क्या है? ऊंचाई अधिक है, विविधता पाई जाती है इसमें भी, ठीक है। अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। 3 भागों में इस तरह से आप बांट सकते हैं, हिमालय के 3 भागों में आप बांट सकते हैं विस्तृत से। एक इस तरह से भी बांट सकते हैं 3 भाग, एगो इस तरह से भी बांट सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए, हम एक एक करके समझा रहे हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियाँ पाई जाती है, ठीक है, जैसे इस तरह उठता है ना, इस तरह, ठीक है, तो ये वाला भाग को घाटी कहा जाता है, ठीक है। इस वाला भाग के देखने में छोटा लग रहा है लेकिन बहुत बड़ा विशाल होता है ये घाटी, जहाँ पे बहुत सारे गांव भी बसे हुए रहते हैं, कहीं घर भी बसे हुए रहते हैं, बहुत छोटा भी रहता है, कहीं घरें बसे रहते हैं, ठीक है। तो ये घाटियों के में पाई जाती है सबसे उत्तरी भाग में, ठीक है, सबसे क्या है? उत्तरी भाग में देखिए, सबसे उत्तरी भाग में क्या है? स्थिर श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए, सबसे ऊपरी वाले भाग को उत्तरी वाले भाग, ठीक है, जैसे इस श्रृंखला को क्या कहते हैं? महान या आंतरिक हिमालय या आप हिमाद्री कहते हैं। इसको कितने नाम से जानते हैं? 3 नाम से। एक महान कहिए तब, या आंतरिक कहिए तब, या हिमाद्री कहिए तब। ये 3 नाम से ज्ञात है, महान, आंतरिक और हिमन, 3 नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे हिमालय पर्वत है, ठीक है, ये हिमालय पर्वत है, तो इस वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? आंतरिक भाग कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? आंतरिक भाग कहते हैं, ठीक, ये समझ गए, आंतरिक भाग है, ठीक है। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें 6000 कितना? 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक शिखर है, यानी 6000, यानी इसका औसत ऊंचाई मानी गई तो सबसे ज़्यादा निकला 6000, ठीक है। तो 6000 औसत ऊंचाई जो सर्वाधिक शिखर है इसमें पाई गई।
ठीक है। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर है। इसमें क्या है, हिमालय के सभी मुख्य शिखर भी है। ठीक है, देखते हैं इसमें कौन कौन से हिमालय के कुछ मुख्य शिखर। ठीक है, पहला है माउंट एवरेस्ट, इसी में आता है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट इसी में आता है, जो 8,848 मीटर है। ठीक है, कंचनजुंगा ये भी आता है 8,598। मकालू ये भी आता है 8,481। धौलागिरी ये भी आता है 8,172। ये सारे के सारे हिमालय। ठीक है, नेपाल सिर्फ एक है कंचनजुंगा जो भारत में आपको मिलेगा देखने के लिए। बाकी ये महान हिमालय जिसे हम आंतरिक हिमालय के नाम से जानते हैं, जो ऊपरी वाला भाग है, ठीक है, वो सारे हिमालय एक माने हिमालय के सबसे ऊपरी वाले भाग है, जहाँ नेपाल में भी पड़ जाता है। ठीक है, जैसे माउंट एवरेस्ट कहाँ है, नेपाल में है। ठीक है, आपसे पूछेगा एग्जाम में कि मकालू कहाँ है, तो नेपाल में है। धौलागिरी कहाँ है, तो नेपाल में है। ठीक है, कंचनजुंगा कहाँ है, तो भारत में है। ठीक है, तो ये भारत के लिए एक तरह से क्या एक सीमा भी साझा कर देती है। ठीक है, इसका और भी सारे है। देखिए यहाँ है नांगा पर्वत, भारत में जो 8,126 किलोमीटर है मीटर है। ठीक है, अन्नपूर्णा नेपाल में जो 8,078। नंदा देवी भारत में जो 7,817 है। कमेट है जो भारत के है 7,756 है। नामचा बरुआ है जो भारत के 7,756 है। गुरुला माधव नेपाल जो 7,728 है। सबसे कम में कौन है, यही है, सबसे कम में कौन है, यही है। तो ये हमारे ये महान हिमालय के वलय की प्राकृतिक समिति है। ठीक है, यानी हमारे महान हिमालय जिसे आंतरिक हिमालय भाग बोलते हैं, उसका एक चोटी बता रहा है, एक श्रृंखला बता रहा है जो 6,000 से अधिक क्या है, औसत ऊंचाई है। ठीक है, अधिक औसत ऊंचाई है। ठीक है, ये उस हिमालय की बात है। ठीक है, हिमालय के कितने भागों में देखे हम लोग, 3 भागों में, तो एक भाग की इतना सारा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि महान हिमालय के वलय की प्राकृतिक जो असममिति है, हिमालय की इस भाग को क्रोड ग्रेनाइट से क्या है बना है। किससे बना है, क्रोड ग्रेनाइट का बना है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। ये श्रृंखला क्या है, हमेशा बर्फ से ढकी। जितना भी हम लोग हिमालय देखे, अन्नपूर्णा देखे, नंदा देवी देखे, कमेट देखे, कंचनजंगा देखे, एवरेस्ट देखे, ये सब जितना भी देखे हैं हिमालय, ठीक है, ये सब क्या है, बर्फ से हमेशा के हमेशा लिए ढकी रहती है तथा इससे बहुत सी हिमानियों का प्रभाव होता है। हिमानियों का मतलब नदियाँ नहीं, हिमानियों का मतलब नदियाँ नहीं, हिमानियों का मतलब जैसे पर्वत जैसे है। ठीक है, जो इसमें से मान लीजिए कि अन्नपूर्णा है। ठीक है, तो अन्नपूर्णा चोटी कितना है, 8,078। तो अन्नपूर्णा की चोटी के पास पूरा तरह से बर्फ से ढका हुआ है, तो हमेशा ढका हुआ रहता है। ऐसा नहीं कि गर्मी में हट गया फिर ठंडी में आ गया, ऐसा नहीं, गर्मी ठंडी हमेशा इसी तरह रहता है। तो बर्फ़ को पिघल कर गिरना यानी बर्फ़ को प्रवाह होना, इसी को हिमानियों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि यहाँ देखिए हिमाद्री के दक्षिण में, हिमाद्री के दक्षिण में, किसमें, हिमाद्री के दक्षिण में यानी नीचे साइड में स्थिर श्रृंखला सबसे अधिक असम है, यानी विभिन्नता वाला है। एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से भी जानी जाती है। देखिए ये एक क्या है, ये वाला एरिया जो अभी बना रहे हैं एक हिमालय है। तो हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है, तो हम 3 रेखा खींच दिए। इस वाले रेखा को हम लोग आंतरिक रेखा के नाम से जानते हैं, इस वाले रेखा के निम्न हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे सबसे दक्षिणी वाले हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये 3 है। तो पहला तो हम लोग देख लिए। ठीक है, दूसरा का नाम है निम्न हिमालय, जो बीच वाले भाग को बता रहा है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि निम्न हिमालय के नाम से भी क्या है, हम लोग जानते हैं या जानी जाती है। ठीक है, तो इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तीय शैलों से हुआ है। किससे हुआ है, अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तीय शैलों से हुआ है। इनकी जो ऊंचाई है, ठीक है, इनकी जो ऊंचाई है 3,700 मीटर से लेकर 4,500 मीटर के बीच है। कितना है, 3,700 मीटर से लेकर 4,500 मीटर के बीच है। औसत ऊंचाई इसका कितना है, 50 किलोमीटर है। कितना है,
सॉरी चौड़ाई, इसका औसत तो ऊंचाई बताया 3700 या 4500 मीटर की है। इसका चौड़ाई जो है, ठीक है, इसका चौड़ाई, ठीक है, इसका चौड़ाई कितना है, तब 50 किलोमीटर है, ठीक है। और उसका चौड़ाई देखें तो ज़्यादा था, इसका चौड़ाई 50 किलोमीटर है। जबकि पीर पंजाल, ठीक है, जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। माने पीर पंजाल जो श्रृंखला है वो सबसे लंबी है और महत्वपूर्ण भी है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखला भी महत्वपूर्ण है। धौलाधर धौलाधर और महाभारत श्रृंखला भी क्या है, महत्वपूर्ण भी है, ठीक है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमालय के कांगड़ा कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियाँ स्थित है इसी हिमालय में, ठीक है। जिस हिमालय के हमने नाम लिए हैं कि पीर पंजाल हो गया, धौलाधार हो गया एवं महाभारत श्रृंखला भी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए कि इस श्रृंखला में कश्मीर की घाटी पाई जाती है, ये कश्मीर की घाटी के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है। कश्मीर की घाटी है, हिमालय के कांगड़ा भी है, इसमें कुल्लू की घाटियाँ स्थित है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरी भी कहा जाता है। इस घाटिया को क्या कहा जाता है, पहाड़ी नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद है हिमालय की जो सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इनकी चौड़ाई जो है 10 से 50 किलोमीटर तक ऊंचाई है। कितना है, 10 से 50 किलोमीटर तक के इसका जो चौड़ाई है, ठीक है। हम सबसे निचले वाले भाग की बात कर रहे हैं, जो 3 इसी तरह खींचे थे ना हिमालय, ये निचले वाले भाग के हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या है, निचले वाला भाग के हम लोग हिमालय के 3 भाग में देखे। एक देखे हैं क्या, हिमालय के जो आंतरिक हिमालय, एक निम्न हिमालय, ठीक है। एक देख रहे हैं शिवालिक, जिसे नाम से जाना जाता है, जो बाहरी है, ठीक है। जैसे इस तरह हो गया, देखिए 1 2 3, तो इस वाले क्षेत्र को हम लोग ज्ञात करेंगे, ठीक है। देखिए ये कह रहा है कि इसका जो चौड़ाई है बाहरी श्रृंखला को, जिसे हम शिवालिक के नाम से जाना जाता है, जो हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला है वो शिवालिक के भी नाम से जाना जाता है। इनकी जो चौड़ाई है, ठीक है, 10 से 50 किलोमीटर तक ले है। कितना है चौड़ाई, 10 से 50 किलोमीटर तक ले है, ठीक है। उसके बाद है कि इसका ऊंचाई जो है ना 900 से लेकर 1100 मीटर की बीच है। कितने ऊंचाई है, 900 से लेकर 1100 की बीच की क्या मीटर की क्या है ऊंचाई है। यह श्रृंखला उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय के श्रृंखला से नदियों द्वारा लाई गई असंपृक्त अवसादों से बनी है। किससे बनी है, नदियों द्वारा लाई गई असंपृक्त अवसादों से ये बनी है। ये घाटी जो है, ठीक है, बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है। किससे, ये सबसे पहले तो ये बना किससे, नदियों से बना है, ठीक है, अवसादों से बनी हुई है जो नदियों द्वारा लाई गई थी, ठीक है। ये घाटी बजर है, बजरी है, ठीक है, जलोढ़ की मोटी परत से क्या है, ये ढकी हुई है, ठीक है। तो ये उपजाऊ भी हो जाएगी हमारे लिए, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कह रहा है कि शिवालिक के बीच, यानी निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत को हम लोग किस घाटी के नाम से जानते हैं, तो दून, घाटी को ही दून कहा जाता है, ठीक है। उस घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून है जैसे देहरादून, कोटली दून एवं पाटली दून, ये सब क्या है, एक दून यानी घाटियों के बीच में जो बसा हुआ है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, जैसे देहरादून हो गया, ठीक है। ये समझ गए। चलिए यहाँ देखते हैं मैप में किस तरह से है। देखिए इस मैप में हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए इतना बन लेते हैं। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, जो हिमालय है ये 3 रेखा में, इसमें हम लोग 3 रेखा में बांट लिए, ठीक है, 3 रेखा में बांट दिए। और इसी को हम लोग क्या किए थे, ऊपर वाले पर्वत को क्या किस नाम से जाने थे, ऊपर वाले आंतरिक को जाने थे, बीच वाले को किस नाम से जाने थे,
हम लोग बीच वालों के निम्न हिमालय और बाहरी वालों के शिवालिक हिमालय के नाम से ज्ञात है हम लोग। ठीक है, इस विषय में हम लोग चर्चा अच्छे तरह से समझ लिया। अब आगे देखते हैं इसके विषय में और थोड़ा अध्ययन करते हैं। ठीक है, देखिए इस उत्तरी दक्षिण के अतिरिक्त क्या है, उस हिमालय के विषय में, हिमालय पर्वत के बारे में देखिए। इस उत्तर और दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। कितने मैंने क्षेत्रों के आधार पर भी इसे विभाजित किया है। जैसे हम लोग पर्वत के हिसाब से विभाजित कर दिए थे 3 में, इसमें भी क्या है, जगहों के यानी क्षेत्रों के हिसाब से वर्गीकृत किया गया है, यानी विभाजित किया गया है। ठीक है, इन वर्गीकरणों को नदी, घाटी या सीमाओं के आधार पर भी किया गया है। जैसे जहाँ नदी पड़ेगा उसके हिसाब से, घाटी पड़ेगा उसके हिसाब से, सीमा पड़ेगा उसके आधार पर क्या किए हम लोग विभाजित करके रखे हैं। जैसे हम लोग अभी आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। जैसे आप ध्यान में नहीं आया होगा, चलिए यहाँ पे देखते हैं। सतलुज एवं सिंधु नदी, यह देखिए इस मैप में आइए आप। ठीक है, यह देखिए सिंधु नदी कहाँ है, तो सिंधु नदी हमारा यहाँ है। क्या है, यहाँ है। और सतलुज नदी कहाँ है, हमारा यहाँ है। तो सतलुज और सिंधु नदी के बीच के हम लोग किस नाम से जानते हैं? ठीक है, किस नाम से? पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे ये हिमालय हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सिंधु, यहाँ पे सतलुज, तो इसके बीच वाले हम लोग पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, लेकिन पश्चिम से पूरब तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कश्मीर क्रमशः क्या है, पश्चिम से पूरब तक यानी टोटल क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमालय के नाम से भी, हिमाचल या हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलुज तथा काली नदी के बीच, ठीक है, किसके, सतलुज या काली नदी के बीच की स्थिति हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। किस भाग को? कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे आपको अभी बता दें कि जैसे ये हिमालय हो गया हमारा, जो 3 भागों में पढ़े थे, तो यहाँ पर था सिंधु और सतलुज नदी के बीच के पंजाब हिमालय कहते थे, और सतलुज नदी से लेके काली नदी के बीच के भाग को हम लोग कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कि काली नदी, ठीक है, काली नदी तथा तीस्ता। ठीक है, जैसे यहाँ पे काली नदी था, ठीक है, काली नदी, यहाँ पे काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का, ठीक है, ये नेपाल हिमालय का एक क्या है, एवं तीस्ता दिहाग नदियों असम हिमालय का सीमांकन करती है, जिसे क्या करती है, हिमालय के कुछ श्रेणी नाम है। ठीक है, इसमें इसको इस हिसाब से बांट दिया गया है। ठीक है, जैसे यहाँ बता रहा है कि तीस्ता, काली और तीस्ता नदियों नेपाल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तीस्ता एवं दिबांग नदियों, तीस्ता से लेकर दिबांग नदियों असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, असम हिमालय के नाम से सीमांकन करती है, यानी सीमा भी बना लेती है। हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम आपको करा है कि पूछे बताने के लिए। ठीक है, तो आप सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। यहाँ तक हम बता दिए आपको टोटल चीज़ें। ठीक है, छोटे मोटे चीज़ें जो है आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा उतना। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूरब सीमा बनाती है। ब्रह्मपुत्र जो हिमालय है, ठीक है, वो पूरब सीमा बनाती है, यानी पूरब यानी भारत की पूरब दिशा को क्या करती है, सीमा बनाती है। दिहांग महाखंड गर्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाती है। भारत की पूर्व सीमा के क्या है, पूर्व सीमा के साथ फैल जाती है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियाँ तथा पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। यह पहाड़ी जो है, ठीक है, ये पहाड़ी
उत्तर पूरब राज्यों से होकर गुजरती है। किससे? ये पहाड़ी उत्तर और पूरब राज्यों से होकर गुजरती है तथा मजबूत बालुओं, पत्थरजों और सादे शैल से क्या है बनी है। यह घने जंगलों से ढकी हुई है, अधिक समांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली है। ठीक है, पूर्वांचल में पटकाई नागा, ठीक है, एक पहाड़ी के नाम है। पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ी शामिल है। ठीक है, क्या है? एक पहाड़ी, पूर्वांचल में एक पहाड़ी है। ठीक है, हम आपको देखिए अभी समझाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे सांगांगो नदी है। ठीक है, सांगांगो नदी आया। ठीक है, ये डायरेक्ट यहाँ से ढुल गया। ठीक है, डायरेक्ट ढुला तो यहाँ से जैसे कट मारा ना, ठीक है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी है। तो यहाँ 8 6 4 राज्य ऐसे भी है। ठीक है, जिसे हमने इस क्षेत्र को हम लोग क्या है पूर्वांचल एरिया के नाम से जानते भी, पूर्व साइड में, इसीलिए पूर्वांचल के एरिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे गार्ज नाम दिया है दिबांग महाखंड, जहाँ से गार्ज ब्रह्मपुत्र आकर नीचे की तरफ मोड़ लेती, तीखा मोड़ लेती है। ठीक है, अब देखते हैं उत्तरी मैदान क्या है। उत्तरी मैदान, ठीक है, उत्तरी मैदान हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें बता रहा है कि उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों से क्या है बनी है। सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। कितने नदियों से? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियाँ से बना है। जैसे सिंधु का होगा तो बहुत सारा सहायक नदियाँ होगा, गंगा होगा तो बहुत सारा सहायक होगा, ब्रह्मपुत्र होगा सहायक नदियाँ। ठीक है, ये तीनों क्या है उत्तरी मैदान का एक बनाने का एक क्या है सहायक भी करता है। यह मैदान जलोढ़ किससे है? यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणी में जलोढ़ों का निक्षेपण हुआ, जिससे क्या हुआ इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। यानी जो गंगा और ब्रह्मपुत्र या सिंधु नदी से फैलाव जो है 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर की लंबा एवं 240 से कितना है 320 किलोमीटर की चौड़ा है। यह संघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। जैसे हम कुछ राज्य के नाम बताए, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, पंजाब हो गया, ठीक है, दिल्ली हो गई, हरियाणा हो गई, ठीक, अरुणाचल प्रदेश हो, ये सब क्या है एक विस्तृत है एक उत्तरी मैदान जो है, ठीक है, उपजाऊ भी हो गया, जनसंख्या संघन यहाँ बहुत ज़्यादा भी है रहती है। समृद्धि मृदा जो यहाँ है, ठीक है, जैसे यहाँ बहुत सारी जनसंख्या भी रहती है। जैसे यहाँ समृद्धि मृदा और प्राप्त पानी को उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से भारत का अत्यधिक क्या है उत्पादक क्षेत्र है। जैसे हम उत्तरी मैदान की अगर बात करें तो यहाँ बहुत अच्छे से क्या है मिट्टी भी है, बहुत अच्छी मिट्टी है, पर्याप्त पानी भी हमारे पास है, ठीक है, अनुकूल जलवायु भी है। यह हर दृष्टि से क्या है भारत के लिए अत्यधिक उपजाऊ क्या है ये क्षेत्र है। ठीक है, उपजाऊ क्षेत्र है। ठीक, उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियाँ निक्षेपण कार्य में लगी है। क्या है उत्तरी पर्वतों से आने वाली जिस नदियाँ के जिस पर्वतों की हमने बात की है वहाँ से जो नदियाँ बहकर आती है, ठीक है, हिमालय से, ठीक, वो क्या है निक्षेपण के कार्य में लगी है, आज भी निक्षेपण के कार्य में लगी है। नदी के निचले भाग में ढाल कम होने के कारण क्या है नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदी द्वीपों का निर्माण होता है। नदियाँ द्वीपों का निर्माण कर लेती है, ठीक है, छोटे मोटे द्वीपों का एक निर्माण कर लेती है। ये नदियाँ अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती है। इन धाराओं को वितरिकाएँ कहा जाता है। जैसे आपको वितरिकाएँ समझाए, जैसे यह गंगा नदी आ रही है, ठीक, ये गंगा नदी आ रही है, ठीक है, यहाँ से देखिए ये गंगा नदी आई, ठीक है, यहाँ रुक गई और यहाँ आया तो यहाँ गाद जमा कर दिया, ठीक है, गाद जमा कर दिया। अब बताओ गाद जैसे जमा कर दिया, कचरा ले आके निक्षेपण ले आके यहाँ जमा कर दिए, तो यहाँ से तो नदियाँ रुक गई, ठीक है, तो यहाँ से क्या करेगी यहाँ से यहाँ 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 इस तरह से बढ़ जाएगी नदियाँ, ठीक, ये नदियाँ बढ़ गई। अब चारों दिशा में फैल गई नदियाँ, ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं वितरिकाएँ कहते हैं हम लोग, ठीक है, तो एक वितरिकाएँ की भी निर्माण करती है, ठीक है।
देखिए यहाँ कह रहा है कि दोआब। दोआब का अर्थ होता है दो नदियों के बीच का भाग। ठीक है, दो नदियों की बीच की भाग जो जमा हो जाता है उसे दोआब कहते हैं। से मिलकर किससे मिला है? दो शब्दों से मिलकर बना है, दो तथा आब, अर्थात पानी। इसी प्रकार पंजाबी दो शब्दों से मिलकर बना है। पंच का अर्थ होता है पाँच और आब के अर्थ होता है पानी। ठीक है, आप समझ गए। तो उत्तरी मैदान के हम नदियों के बारे में भी देखें और उसके विस्तार से भी देखे। देखिए यहाँ कह रहा है कि उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। कितने? 3 वर्ग। जिस तरह हमने नदियों के हिसाब से बांट कर रखे थे हिमालय को, और हिमालय के अलग अलग क्षेत्र से हम लोग जैसे परिचित हुए, उसी तरह ये भी बता रहा है कि उत्तरी मैदान को कितने भागों में? 3 वर्गों में विभाजित किया है। उत्तरी मैदान के पश्चिम भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंजाब का मैदान। पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान, भारत की पश्चिम एरिया को पंजाब का मैदान कहा जाता है। ठीक है, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ। ठीक है, यहाँ देखिए सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में है। ठीक है, बहुत इस नदियों के द्वारा जो बनाई गई सहायक नदी द्वारा इस मैदान का बहुत सारा भाग कहाँ है? पाकिस्तान में चला गया है। ठीक है, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ झिलमय, चेनाब, रावी, ब्यास तथा सतलुज हिमालय से निकलती है। मैदान किसी भाग में दोआब की संख्या बहुत अधिक है। किसकी संख्या अधिक है? दोआब। ठीक है, किसकी? दोआब, जो दो शब्दों से मिलकर बनी, अर्थात एक पानी एक जगह की नाम है। ठीक है, ये मिलकर बनी है। ठीक, अब गंगा के बारे में देखते हैं। गंगा के मैदान का विस्तार घाघर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। किसके बीच है? घाघर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। यह उत्तरी भारत में हरियाणा जैसे हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में ये फैला हुआ है, पूरा तरह से फैला हुआ है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पूर्व विशेषकर क्या है? असम में स्थित है, यानी वो असम और अरुणाचल प्रदेश साइड में ये फैला हुआ है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र जैसे गंगा फैला हुआ है उसी तरह। ठीक है, उसके बाद देखते हैं उत्तरी मैदान। ठीक है, उत्तरी मैदानों की अगर व्याख्या करें हम लोग तो इसके उच्चवाचों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। यह सही नहीं है कि इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियाँ में भी विविधता है। आकृति विभिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 भागों में क्या किया गया है? विभाजित किया गया है, 4 भागों में बांटा गया है। जैसे नदियाँ या पर्वतों के नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 816 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में घुटिका का निक्षेपण करती है। इसे भाबर के नाम से भी जाना जाता है। सभी सरिताएं इसी भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती है। ठीक है, इसी पट्टी के दक्षिण में ये क्या करते हैं? एक सरिता बनाते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? भाबर के सरिता बनाते हैं विलुप्त हो जाने के कारण। ठीक है, नदियाँ पुनः निकल आती है एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है। ठीक है, नम या तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, जिसे तराई कहा जाता है। दलदली जो मिट्टी है उसको तराई भी कहा जाता है। यह वन्य प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र था। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि विवेक भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को क्या किया गया था? काट दिया गया था। ठीक है, जो पाकिस्तान से आए हुए लोग थे उसके लिए, जगह के लिए या कृषि के लिए इस जंगल को काट दिया गया था। ठीक है, भाबर एक उपजाऊ क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, सरिताएँ जो नदिया के एक विस्तृत होता है जो चारों बगल से फैल जाए, जैसे हमने बताया ना कि गाद एक जगह उगता है तो क्या करते हैं? चारों बगल से नदियाँ बिखर जाती है, उसी तरह ये भी है। ठीक है, उसके बाद है आपका कि इस क्षेत्र के दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति ज्ञात कीजिए। वहाँ पे क्या है? दुधवा राष्ट्रीय पार्क भी है। उत्तरी मैदान की सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। उत्तरी मैदान जो है, ठीक है, जो उत्तरी मैदान जो है विशालतम, जो बहुत बड़ा विशाल है। ठीक है, पुराने जलोढ़ से बना हुआ है। किससे? पुराने जलोढ़ से। ये नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है। नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है। वेदिका जैसे आकृतियाँ प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को भांगर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? भांगर नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की
इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेपण पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकर कहा जाता है। ठीक है, देखिएगा बहुत सारे मिट्टी में कंकर छोटा पाया जाता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंकर कहा जाता है या चूनेदार निक्षेपण कहा जाता है। और जो पहाड़ से नदियाँ ले आती है, हर जगह से काटते छाटते ले आकर कहीं कहीं फेंक फाक कर चल जाती है, वितरिकाएँ हो जाती है, भांगर हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें के निर्माण करते हुए वो निकल जाती है। ठीक है, वो अब खुद रास्ता बना लेती है। ठीक है, जिसे स्थानीय भाषा में क्या है, कंकर कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपण को खादर कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, खादर, क्योंकि नदियाँ आई और बहा कर बहुत सारी चीज़ें ले गई, तो एक तरह से उपजाऊ चीज़ें ले गई और जहाँ जाकर रख दी वो तो खादर के रूप में आएगा, उपजाऊ मिट्टी हो गया, उपजाऊ निक्षेपण के काम कर दिया वो, इसीलिए उसको खादर के नाम से भी जाना जाता है। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, यानी हमेशा ये बिखरते या बनते रहते हैं, इसीलिए यह उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श भी होते हैं। ठीक है, ये सब क्षेत्र जहाँ नदी है वहाँ उपजा करके देखिए बहुत अच्छे नदियाँ पर क्या उपजा होती है, जहाँ पे निक्षेपण करके ले आके जमा कर देती है। ठीक है, उसके बाद है आपका प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार क्या है, इसके विषय पे हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है। जैसे ये पर्वत है, तो एक पर्वत हमने इस तरह देखे, तो इसी पर ना एक इस तरह से होता है। ठीक है, एक मेज की तरह जो चारों बगल से क्या है, मिली जुली रहती है, एक ऊंचाई बना के रखती है। इसी तरह इसे प्रायद्वीपीय पठार भी कहते हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। पुराने क्रिस्टल या आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से ये बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अफवाह के कारण बना था। गोंडवाना एक अलग चैप्टर है, मैंने इसी में पढ़ना है, लेकिन बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, तो गोंडवाना के बारे में हम अलग बता देंगे। गोंडवाना जब टूटा ना, ठीक है, आग्नेय या रूपांतरित शैलों में बिखर गया, जिससे गोंडवाना भूमि के टूटने पर अफवाह के कारण ये चीज़ प्रायद्वीपीय पठार बना, तथा यही कारण है कि प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। किसका हिस्सा है, प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। ठीक है, इसी पठारी भाग में चौड़ी तथा छिलछिली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। इसी पठार के दो मुख्य भाग है, मध्य उच्च भूमि या दक्कन का पठार। ठीक है, किसे दक्कन का पठार आप कह लीजिए या मध्य उच्च भूमि कह लीजिए। ठीक है, ये एक तरह से क्या है, प्रायद्वीपीय है, जहाँ पे लोग रहते भी है, नदियाँ भी है, वहाँ पेड़ पौधे हैं, वहाँ घर भी बसा सकते हैं। ठीक है, एक तरह से पहाड़ पे है। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मलावा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है। ठीक है, जो नर्मदा नदी है वहाँ पे देखने की चीज़ मिल जाएगी। उसे मध्य या उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है, या मध्य कहिए या उच्च भूमि के नाम से कहिए, ये दोनों नाम से जाने जाते हैं। विंध्य श्रृंखला जो है, ठीक है, या विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुरा श्रृंखला तथा उत्तर में क्या है, उत्तर या पश्चिम में अरावली से घिरी है। ठीक है, ये एक तरह से घिरी है। ठीक, उसके बाद है कि पश्चिम में, ठीक है, पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल से मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ चंबल हो गया, सिंध हो गया, बेताब हो गया, केन, ये सब दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती है। इसे दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती है नदियाँ। इसी प्रकार वे क्षेत्र में भी जाती हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ इस तरह से आप जो फिगर में देखें प्रायद्वीपीय पठार इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसपे घर भी रहता है, लोग जाते आते भी है, रहते भी है। ठीक है, जैसे जहाँ जिसको ढाल मिला वहाँ नदियाँ बह के चली जाती है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी है लेकिन पूर्व में संकीर्ण है, यानी छोटा है। इस प्रकार पठार के पूर्व विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड या बघेल खंड के नाम से भी जाना जाता है। यही कारण है कि इसके दो नाम से जाना जाता है। इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। छोटा नागपुर दर्शाता है, जो नदियाँ काट कर ले गई थी। ठीक है, एक नदियाँ काट भी देती है, उसको क्या कहा जाता है, नागा पठार।
जो नदियों के द्वारा एक बनाया गया है। ठीक है, दक्षिण जो है, ठीक है, दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार है। क्या है? त्रिभुजाकार है। दक्षिण का पठार त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है। ठीक है, सतपुड़ा की श्रृंखला, जबकि महादेव कैमूर की पहाड़ी तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्व विस्तार है। ठीक है, भारत के भौतिकी मानचित्र पर इन पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करें। ठीक है, दक्षिण का जो पठार है, ठीक है, दक्षिण का जो पठार है पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल होता है। ठीक है, इसी पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय कहते हैं। ठीक है, काबी एंगोलम पठार भी कहते हैं तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से क्या है, अलग हो गया है। पश्चिम से पूरब की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखला बनाती है, जैसे गारो, खासी तथा जंजीत है। गारो, खासी तथा जंजीत, देखिए यहाँ क्या है, गारो, खासी, जायतिया। ठीक है, ये 3 श्रृंखलाएँ हैं। दक्षिण के पठार जो है, ठीक है, यहाँ देखिए, दक्षिण के जो पठार है, ठीक है, दक्षिण का जो पठार है पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट पश्चिमी उत्तर के समांतर स्थित है। वे सतह, ठीक है, जैसे आप देखिए पूरब और पश्चिम जो सिरे हैं, ठीक है, क्रमशः अगर पूर्वी की बात करें और पश्चिमी घाटी की स्थित में क्या है, स्थित है, और पश्चिमी घाट और पश्चिमी तट के समांतर स्थित है, यानी दोनों सेम लगते हैं। वे तथा वो क्या है, उन्हें केवल दर्रे के द्वारा ही पार किया जा सकता है। एक दर्रा, पतला रास्ता पहाड़ के बीच बनाया जाए उसे दर्रा कहते हैं। ठीक है, भारत के भौतिकी मानचित्र में क्या है, थाल घाट या भोर घाट तथा पाल घाट की स्थिति है, वहाँ जो आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी है पश्चिम, ठीक है, पश्चिम घाट, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, जैसे यहाँ पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। ठीक है, तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट अपेक्षा ऊंचे हैं। ठीक है, ऊंचे हैं, तो पूर्वी के, ठीक है, पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई जो है 900 से 1600 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। पूर्वी घाट का विस्तार जो है सब नहीं है, यह नियमित है। एक एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ इनको एक काट दिया है। ठीक है, काट देती है। ठीक है, काट देती है। ठीक है, पश्चिम घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। क्या होती है? पर्वतीय वर्षा होती है वहाँ पे। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा के रूप में टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। ठीक है, आर्द्र रूप में हवा जब टकराती है तो ऊपर उठती है तो वर्षा होने लगती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से भी जाना जाता है, जैसे पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है, माने उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। ठीक है, उसके बाद है इस भाग के शिखर ऊंचे, जैसे अनाई मुडी, ठीक है, 2695 मीटर है, तथा डोडा बेटा 2633 है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंची शिखर जो है महेंद्रगिरी, ठीक है, 1500 है। पूर्वी घाट के और दक्षिण पश्चिम में सेवाराय तथा जावेडी की पहाड़ी है। ठीक है, इस तरह से है। तो इस स्थिति उत्खन खंडम, ठीक है, उद्गम मंडलम, जिसे उट्टी के नाम से भी जाना जाता है, इस पहाड़ी सड़क क्या है, उट्टी के नाम से भी जाना जाता है, तथा इन कोडाइनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति में मानचित्र में आपको देखने को मिल जाएगा, आपको खोजिएगा तो। प्रायद्वीपीय पठार एक विशेषता यह पाए जाने वाली काली मृदा है। क्या है? एक काली मृदा के रूप में भी है, जिसे दक्कन ट्रैप भी कहते हैं, जिसे उसके नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है।
ठीक है, उसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसीलिए इसके शैल अगण्य है। वास्तव में इन शैलों का समय के साथ अपर्दन हुआ है, यानी कर्षट हुआ है, ठीक है, जिनसे काली मृदा का निर्माण हुआ है। अरावली की पहाड़ियों प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित है। यह बहुत अधिक अपर्दित एवं खंडित पहाड़ियाँ हैं। यह गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा में क्या है, फैली हुई है। यानी गुजरात से लेकर दिल्ली तक है और दक्षिण से पश्चिम तक और उत्तर से पूर्व दिशा में क्या है, पूरा तरह से फैली हुई है काली मिट्टी की तरह, ठीक है। भारतीय मरुस्थल, ठीक है, अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे पर थार का क्या है, मरुस्थल स्थित है, ठीक है, जो पश्चिम साइड में है, ठीक। यह बालू के टिब्बे से ढका है, यानी बालू के टिब्बे एक छोटा 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 बनाया गया, 12 छोटा बनाया गया। एक तंद्रित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से क्या है, कम वर्षा होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम है वनस्पति। वर्षा बहुत जो वर्षा है, ठीक है, वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएँ दिखती हैं, ठीक है, बहुत सारे छोटे 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 उगे हुए सरिताएँ, जो नहीं होता है एक हरा कलर का छोटा सा, वो भी दिखाई देती है और उसके बाद वे बालू में ही विलीन हो जाती है, यानी समाप्त हो जाती है। प्राप्त जल नहीं मिलने से ही वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है। केवल लूनी ही इस क्षेत्र में सबसे बड़ी नदी है। लूनी एक नदी है जो इसमें सबसे बड़ी है। बरकान यह अर्धचंद्राकार बालू का टीला है। बरकान जिसे हम लोग कहते हैं का विस्तार अधिक क्षेत्र पर है होता है, ठीक है, लंबवत में होता है। लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। यदि आप जैसे यहाँ पे दिया है जैसलमेर जाए तो बरकान के समूह देख सकते हैं, जैसे यहाँ देखिए ये आपका मरुस्थल है जो एक टीले की तरह है, ठीक है। देखिए तटीय मैदान प्रायद्वीपीय पठार के किनारे, ठीक है, संकृत तटीय पट्टियों का एक विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है, यानी फैला हुआ है, ठीक है। पश्चिम तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग को कोंकण कहते हैं, जो मुंबई और गोवा बसा हुआ है। मध्य भाग को कन्नड़ मैदान के नाम से जानते हैं और दक्षिण भाग को मालाबार तट कहा जाता है, ठीक है। ये 3 आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बंगाल की खाड़ी की अगर बात करें तो इसके साथ क्या है, विस्तार मैदान चौड़ा एवं समतल भी है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, ठीक है, जबकि दक्षिण भाग में कोरामंडल तट के नाम से जाना जाता है। बड़ी नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्ण तथा कावेरी इसी तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण क्या है, भूलक्षण है, ठीक है। ये सब क्या है, वहाँ का एक नदियाँ है, ठीक है। जैसे केरल की अगर हम बात करें, केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात कीजिए। वहाँ पे एक लक्षद्वीप है। द्वीपों का एक समूह है जो छोटा प्रवाह द्वीपों से बना है, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए द्वीपों का समूह दिया है। देखिए चिल्का झील भारत में खारे पानी की है, ठीक है, इसको आप लिख लेंगे। देखिए द्वीपों के आप पहले ही देख चुके हैं कि भारत का एक मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल है, ठीक है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीपों का समूह भी स्थित है। इन द्वीप समूहों को पहचान सकते हैं आप। देखिए जैसे केरल की ये बात है, तट के पास स्थित लक्षद्वीप भी है, ठीक है। द्वीपों का समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है, ठीक है, छोटे छोटे प्रवाहों से द्वीपों का समूह बना है। पहले इनको लाकाद्वीप या मनिकाय तथा एमनी द्वीप के नाम से जाना जाता था, ठीक है। लेकिन 1973 में इनका नाम बदलकर लक्षद्वीप रखा गया, ठीक है। 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में ये क्या है, फैला हुआ है। कारावर्ती द्वीप लक्षद्वीप प्रशासनिक मुख्यालय है इसका। इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, वहाँ एक क्या है, पक्षी अभयारण्य है, यानी बहुत तरह के पक्षियाँ भी है। अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण में के तरफ देखिएगा तो आप क्या मिलेगा, फैले द्वीपों की श्रृंखला की मिल जाएगी आपको,
ठीक है। अंडमान की अगर बात करें, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये एक द्वीप समूह आकार में बड़े संख्या में है, ठीक है। क्या है? बड़े संख्या में। इस आप चीज़ को पढ़ेंगे, इसके बारे में हमने पिछले अध्याय में बता दी है, ठीक है। तो यहाँ पे है कि बहुत तथा बिखरे हुए हैं, ठीक है, छोटे छोटे द्वीपों में। द्वीप समूह मुख्यतः दो भागों में बट गया है, उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार। अंडमान और निकोबार, यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के शिखर है। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए क्या है, के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इन द्वीप समूह में पाए जाने वाली पादप एवं जंतु बहुत अधिक विविधता है। यह द्वीप विषुवत वृत्त के समीप स्थित है, ठीक है, विषुवत वृत्त के समीप स्थित है। यहाँ की जलवायु जो है क्या है, विषुवतीय है तथा यह घने जंगलों की आच्छादित है, ठीक है। भारत का एकमात्र संकरीय ज्वालामुखी अंडमान एवं निकोबार में के समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है। आप वहाँ सर्च करके आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि विभिन्न भू आकृतियाँ विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करता है, परंतु यह स्पष्ट है कि ये क्या है कि विभाग एक दूसरे के पूरक है और वे देश को प्राकृतिक संसाधनों में समृद्धि बनाते हैं, ठीक है। जैसे उत्तरी पर्वत जल या वनों के मुख्य स्रोत है, तो उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार है। इनसे प्राचीन सभ्यता के विकास को आधार पर मिली है, ठीक है। मिला पठारी भाग को खनिजों के भंडार है, जिसने देश के औद्योगिकरण में विशेष रूप से निभाई है। तटीय क्षेत्र की अगर बात करें तो मत्स्य यानी मछली और पोत संबंधित क्रियाकलापों के लिए प्रयुक्त स्थान है। इस प्रकार की देश की अधिक विविध भौतिकी आकृतियाँ भविष्य में क्या है, विकास की अनेक संभावनाएं प्रदान करती है। ये सब क्या है, हमारे देश के लिए अच्छे हैं। तो इस अध्याय में ये सब है जो आप बना सकते हैं, ठीक है। क्या है, आप बना सकते हैं, भाबर क्या है, ठीक है। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। जब तक जय हिंद।